अगर सरकार हमारा पेमेंट कर देती हम तुरंत बैंक को वापस करते, पर नाम बदनाम करने की एक मैं रणनीति नहीं कहूँगा, जो भी मंशा रही हो इन लोगों की। अपने क्लास 12 हाई स्कूल को भी मैंने उत्तराखंड में टॉप किया था। मैं इंग्लैंड रहा, वहाँ भी मैंने टॉप किया, और अमेरिका रहा, वहाँ भी मैंने टॉप। तो विद्यार्थी तो अच्छा हूँ मैं, इतना मैं कहना चाहूँगा। दोस्तों, हम मौजूद हैं तिवारी हाथे पर और हमारे साथ बातचीत करने के लिए भीष्म शंकर तिवारी के बड़े बेटे ईशान शंकर तिवारी भी मौजूद हैं और सात्विक शंकर तिवारी भी मौजूद हैं, उनके छोटे बेटे। और मामला यह है कि हाई कोर्ट ने 45 दिन बाद विनय शंकर तिवारी को जमानत दे दी है और इस दौरान हाई कोर्ट ने ईडी को जबरदस्त फटकार भी लगाई है। अब 45 दिन बाद वापस जो है इनके चाचा जो है वापस घर आ रहे हैं, तो खुशी का माहौल है परिवार में, और इसी खुशी को समझने के लिए हम मौजूद हैं। केस को भी थोड़ा सा समझेंगे कि आगे क्या कुछ है और किस तरीके से ईडी ने फटकार लगाई है, ईडी को फटकार लगाया गया है हाई कोर्ट के द्वारा, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे पहले पहली प्रतिक्रिया क्या होगी 45 दिन बाद जो है आपके चाचा जी वापस आ रहे हैं? पहली प्रतिक्रिया तो यही है कि पूरा परिवार हर्षित है, उल्लास की लहर है परिवार में। और जो 2 महीने से जो हम लोग, केस तो 3 साल 4 साल से चल रहा है, पर जो पिछले 2 महीने में हम लोगों ने जो प्रताड़ना झेली है, तो एक हम लोगों के लिए एक वैलिडेशन का क्षण है कि हम लोग सही साबित हो रहे हैं। जो मेरे दादा की राजनीतिक विरासत को धूमिल करने के प्रयास चल रहे थे, वो इस न्यायपालिका के जजमेंट से क्षतिग्रस्त हो गए हैं पूरी तरीके से। तो एक परिवार के सदस्य के रूप में मैं हर्षित हूँ, पर उससे भी ज़्यादा भारत के नागरिक के रूप में मुझे आज न्यायपालिका पे गर्व हो रहा है कि जितनी भी राजनीतिक प्रताड़ना किसी नागरिक की हो जाए, कितना भी दबाव बनाया जाए, अगर जो नागरिक है वो न्यायपालिका पे भरोसा रखता है विनम्रता से, पेशेंस के साथ थोड़ा, तो उसकी हार नहीं हो सकती है। परिवार तो खुश है ही, लेकिन सोशल मीडिया पे अभी मैं सारी चीज़ें देख रहा था, तो सोशल मीडिया पे भी लगातार लोग जो है इस पे खुशी जाहिर कर रहे हैं। और कई लोग तो ये लिख रहे हैं, सत्यमेव जयते, एक IB सिंह सपा के नेता हैं, उन्होंने लिखा कि सत्यमेव जयते, उसके बाद ये सारी चीज़ें जो है एक राजनीतिक तौर पर भी इसको बड़ी जीत माना जा रहा है। जी, जो मेरा परिवार और जो हमारे समर्थक का परिवार है, ये भिन्न नहीं है, ये एक ही एंटिटी है। वो बाकी जो हमारे समर्थक हैं, वो अगर हमारे परिवार को अपना परिवार मान सकते हैं, तो हमें भी तो ये धर्म निभाना है। वो पिछले मैं राजनीति ज़्यादा नहीं समझता हूँ, अब समझने लगा हूँ। हाँ। पढ़ाई मेरी राजनीति की हुई, पर पढ़ाई में और इसमें अंतर होता है, जो ज़मीनी हकीकत होती है। जब जमीन पे उतरते हैं आप, तो सारी चीज़ें थोड़ी सी भिन्न हो जाती हैं। तो मैं देखता हूँ कि मेरे परिवार की इज्जत को वो अपने परिवार की इज्जत मानते हैं। समर्थक आपके? मैं समर्थक उनको नहीं कहूँगा, वो मेरे परिवार वाले हैं। तो ये 2 वे रोड है, जिसको 2 तरफा रोड, आना जाना दोनों होता है। तो अगर वो हमें सम्मान दे रहे हैं, तो मैं उनको हमारा समर्थक नहीं कहूँगा, वो हमारे परिवार में जितनी खुशी है उतना ही खुशी की लहर जो है। और राजनीतिक रूप से जो आप कह रहे हैं, राजनीति का अगर हम संवैधानिक पहलू की बात करें, तो जो मैं आपसे पहले कह रहा था कि एक नागरिक के रूप में भी मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि जो संविधान नामक पुस्तक है, पुस्तक में नहीं, उसको मैं ग्रंथ कहूँगा, जो पंडित नेहरू, बाबा साहब अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत के नागरिक की संरक्षण के लिए इसका निर्माण किया, आज उस ग्रंथ की जीत हुई है। ये जीत आपको ये बता सकती है कि सत्ताधारी पक्ष जितनी भी ताकत लगा ले, अगर सत्य आपके पक्ष में है तो आपकी पराजय नहीं हो सकती है। जिस तरीके से पिछले 1-2 महीने के अंतर्गत आपने देखा कि सरकार की इसमें क्या मंशा मानते हैं, सरकार की मंशा के अनुरूप जिस तरीके से पूर्व सांसद आपके पिताजी भी लगातार आरोप सरकार पर लगाते आए हैं, तो आपको क्या लगता है कि सरकार जिस तरीके से इसमें काम की है और कोर्ट जब ये जजमेंट दिया है, तो इसको कैसे चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करेंगे? देखिए, अब जो सत्ता में लोग बैठे हैं वो मुझसे उम्र दराज हैं, तो उन पे ज़्यादा मैं प्रतिक्रिया नहीं देना चाहूँगा, पर एक सिंपल सी बात आपके सामने रखना चाहूँगा कि जो फलधारी पेड़ होता है, उसमें जब फल लगते हैं वो तो झुक जाता है। पर अगर आपको सत्ता मिली है,
जो आज सत्ता में लोग बैठे हैं, माननीय लोग हैं, तो वो सत्ता दुरुपयोग के लिए नहीं मिली है। वो उसका सेवन करके आपको ऐंठना नहीं चाहिए, आप में एक विनम्रता आनी चाहिए, जनसेवा की भावना आनी चाहिए। पर जो मेरे परिवार के ऊपर जो हो रहा है, उससे मुझे लग रहा है कि सत्ता का प्रयोग जनसेवा के लिए नहीं, ये राजनीति को प्रदूषित करके बदला लेने के लिए किया जा रहा है। जो सत्ता का प्रयोग जन कल्याण के लिए होना चाहिए, उससे जो इंग्लिश में जिसको कहा जाता है स्कोर्स सेटल करने के लिए किया जा रहा है, और ये बड़ी निराशा की बात है। और पर अगर सत्य हमारे साथ है तो ये सब मैटर नहीं करता है। मेरे आदरणीय बाबा स्वर्गीय पंडित हरिशंकर तिवारी जी, इन्होंने जो जिस राजनीतिक विरासत का निर्माण किया है, वो लोगों के दिल में उतरी हुई है। आप जेल में डाल सकते हैं मेरे चाचा को, आप चुनाव हरवाने के लिए पूरे सत्ता तंत्र को लगा सकते हैं, और क्या पता उसमें आप सक्सीड भी कर जाएं, पर जो विरासत, जो नाम, जो प्यार लोगों के दिल में उतरा हो, आज उन सत्ताधीशों को महसूस हो रहा है कि दिल से उस नाम को उजाड़ पाना बहुत कठिन होता है। अच्छा, 2 महीने से जिस तरीके से चीज़ें चली हैं, आपने अभी कुछ देर पहले आपने कहा कि बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट राजनीति में है नहीं, लेकिन ये सारी चीज़ों को राजनीति से ही जोड़कर देखा जा रहा था। तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि 2 महीने के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आपको महसूस हुई, कि कैसे चीज़ें बदलती हैं, राजनीति में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, ये सारी चीज़ें कैसे महसूस की आप? जी, अब हमने तो जब भी हाथे में हम लोग आते थे, छोटे छोटे बच्चे थे, मैं और मेरा भाई दोनों लोग, तो बाबा से मिलने आते थे, तो जो हमारे परिवार के समर्थक, जो हमारे परिवार के अंग हैं, उनको मैं देखता था तो लगता था कि मतलब हम लोगों के लिए कहीं ना कहीं वो एक आम बात हो जाती थी, क्योंकि हम लोग समझ नहीं पाते थे क्या है, क्या चल रहा है यहाँ पे। मतलब ये तो हमको ये था कि हमारे बाबा बहुत महान हैं, पर हमको लगता था कि सभी के बाबा महान होते हैं, और होते ही हैं, अपनी सबकी नज़र में सबके बाबा महान होते हैं। तो राजनीति को अगर आप अंदर से देखें तो आपको बहुत अंतर नहीं लगेगा, पर जब एक ऑब्जेक्टिविटी जब आप बाहर से देखें, जैसे मैं अमेरिका में अपनी पढ़ाई किया, उसके पहले इंग्लैंड से अपनी पढ़ाई किया, वहाँ काम किया, तो एक ऑब्जेक्टिविटी आ जाती है आपको। तो उसको देख के मुझे ये लगा कि जो ये नाम है राजनीति में, ये बड़ा असाधारण नाम है। ये नाम कमाना पड़ता है मेहनत से, कर्मठता से, और हर इंसान मेरा बाबा नहीं बन सकता है। वो युग पुरुष हैं, जितने लोगों की उन्होंने सेवा की। और पिछले 2 महीने में मैंने ये देखा कि परिवार में तो परिवार आहत था ही, ये जो भी ईडी की कार्रवाई चल रही थी, लगातार लोग भी आ रहे थे, नेता लोग भी आ रहे थे लगातार मिलने जुलने आपसे, तो एक कह सकते हैं एक जटिल सा एक सिचुएशन बना हुआ था। जटिल सिचुएशन को उन लोगों के प्रेम ने उसको नरम कर दिया, उस सिचुएशन को। जब मैंने देखा कि मेरे परिवार के सम्मान को वो अपना सम्मान मान के चल रहे हैं, मेरे परिवार के गम को, मेरे परिवार की खुशी को अपनी मान के चल रहे हैं, तो उससे ढांढस बढ़ता है, और मैं कृतज्ञ होता हूँ वो चीज़ देख के। मतलब मैं जितना उनका शुक्रिया अदा करूँ वो कम है। उनके मतलब मैं अपने आप को, उनके जो बुज़ुर्ग हैं, जो बाबा के समर्थक रहे हैं, उनको मैं अपने पिता से भिन्न करके नहीं देख पाता हूँ। ऐसा मैं 2 महीने में ही अनुभूति हुई मुझे कि लगातार ईडी जो है कई बार आ चुकी थी यहाँ पे, लगातार कुछ खंगालने की कोशिश कर रही थी लगातार, उसके बाद महाराजगंज में भी गई। तो गंगोत्री इंटरप्राइजेस का जो मामला है, थोड़ा सा समझाने की कोशिश करेंगे अगर आप? जी, अब जैसे मैं उस कंपनी में डायरेक्टर नहीं हूँ और मैं कागजात उतना समझता नहीं हूँ, पर एक साधारण सी बात आपको मैं बताता हूँ। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो भी PWD या रेलवे के ठेके होते हैं, ये सब कैपिटल इंटेंसिव होते हैं। इसमें बहुत
बड़ी रकम और राशि लगती है जो आदमी, कोई भी आदमी अपने घर से लगा के नहीं कर सकता। जो इस देश के बड़े पूंजीपति हैं उनको भी बैंक्स के दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं, ऋण लेना पड़ता है, तब वो जो भी अपना प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो करते हैं। तो ऐसे ही हम लोगों के परिवार ने भी वही किया कि ऋण लिया, शायद 12 या 13 बैंक्स का कंसोर्टियम था और सारे कागजात के साथ लिया, पर जो ऋण लिया वो काम करने के लिए लिया, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो भी। अब जब सरकार दूसरी थी तो समय पे पेमेंट होता था, सब कुछ होता था, पर अचानक जिन भी परिस्थितिवश सरकार ने पेमेंट्स रोक दिए। अब उसमें द्वेष भाव रहा हो, क्या रहा हो, इस पे मैं प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता हूँ। तो जब आप सरकार के लिए काम किए और जो काम किए आप उसका पेमेंट आपको नहीं मिला, तो आप बैंक को वापस कैसे दे पाएंगे? अगर सरकार चाचा को पेमेंट तुरंत कर देती, हम लोग सामाजिक, मतलब इसको एक तरीके से ऐसे समझ सकते हैं। मेरी बात मैं पूरी करूं। जैसे हम लोग सामाजिक जिंदगी जीते हैं, समाज के बीच रहते हैं। जो एक संस्कृत में कहावत है ना, न भीतो मरणादस्मि केवलम दूषितो यशः। मैं मृत्यु से नहीं डरता हूँ तो अपयश से डरता हूँ, अपने नाम की बदनामी से डरता हूँ। तो हम लोग सामाजिक लोग हैं। तो भाई लेके कहीं भागेंगे तो नहीं, यहीं हैं, गोरखपुर में हैं, हमारे पिताजी यहाँ रहते हैं, हमारे चाचा यहाँ रहते हैं, और कहाँ जाएंगे, अपनी जनता के बीच हैं। तो अगर सरकार हमारा पेमेंट कर देती, हम तुरंत बैंक को वापस करते। पर नाम बदनाम करने की एक, मैं रणनीति नहीं कहूँगा, जो भी मंशा रही हो इन लोगों की, सरकार की, अब उन्होंने पेमेंट नहीं किया तो जाहिर सी बात है, जब आप बैंक को, जब सरकार हमको पेमेंट नहीं करी जिसके लिए हमने लोन लिया है, तो हम बैंक को वापस नहीं दे पाएंगे वो कर्ज। और जब वापस नहीं दे पाएंगे तो जो मामला है, जो लोन है, वो NPA हो जाएगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाएगा। पूरी कहानी यही है। वो NPA हो गया, फिर हम लोग NCLT में, जो ये ट्राइब्यूनल होता है, कंपनी जिसके बीच जो विवाद होते हैं सरकार से, उसको जो उसमें पहल करता है, तो उस NCLT ने भी हम लोगों के पक्ष में जजमेंट दे दिया। शायद 600 या 700 करोड़ रुपए का अवार्ड हम लोगों के पक्ष में किया उन्होंने, और शायद अभी तो मैंने जजमेंट नहीं पढ़ा है, उसी जजमेंट के बेसिस पे हम लोगों को चाचा को बेल मिली है। तो जजमेंट पढ़ के मैं आगे प्रतिक्रिया दूंगा। पर जब NCLT का जजमेंट हम लोगों के पक्ष में आ चुका था, तो ED की कार्रवाई का कोई औचित्य नहीं बनता था। ED की कार्रवाई का औचित्य केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से बना, और वही आपके सामने हुआ। नाम धूमिल करने का प्रयास हुआ, पर जिसमें ये लोग सार्थक नहीं हो पाए, क्योंकि न्यायालय किसी केवल एक चीज़ के पक्ष में होता है, सत्य के पक्ष में। वो ना हमारे पक्ष में होगा, ना सत्ता के पक्ष में होगा, वो न्याय के पक्ष में होता है, सत्य के पक्ष में होता है। और वही चीज़ हुई आज। एक बड़ा हुजूम जो है इस बात को स्वीकार रहा है, एक बड़ा तबका जो है इस बात को स्वीकार रहा है कि ये जो है न्याय की जीत हुई है, सत्यमेव जयते। लोग सोशल मीडिया पे लिख भी रहे हैं। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, राजनीति में अब चूंकि अब पढ़ के बाहर से आए हैं, तो अब राजनीति में आगे क्या कुछ करने का इरादा है, या फिर किसी और दिशा में? देखिए, मैं अगर हाँ बोलता हूँ तो वो अमर्यादित हो जाएगा, क्योंकि हमारे दादा ने जो विरासत स्थापित की। सीख रहे हैं कि नहीं, राजनीति को सीख रहे हैं कि नहीं, पिताजी से, चाचा जी से? हमेशा से अच्छा विद्यार्थी रहा हूँ। हाँ। अपने क्लास 12 हाई स्कूल को भी मैंने उत्तराखंड में टॉप किया था। हाँ। मैं इंग्लैंड रहा, वहाँ भी मैंने टॉप किया, और अमेरिका रहा, वहाँ भी मैंने टॉप। तो विद्यार्थी तो अच्छा हूँ मैं। हाँ। इतना मैं कहना चाहूँगा। पर ये कह के कि मैं राजनीति में उतरूँगा, ये बहुत अमर्यादित चीज़ होगी, क्योंकि मेरे पिताजी, मेरे चाचा, मेरे ताऊ जी, तीनों लोग बाबा की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। और जब बड़े होते हैं तो छोटों को ज़्यादा राजनीतिक बातचीत नहीं करनी चाहिए। जी। तो हमारे साथ ईशान शंकर तिवारी जी थे। बहुत सारे विषयों पे बातचीत हुई, और खासकर इस मुद्दे पर कि 45 दिन बाद चाचा जी को अब जमानत मिली है, तो
क्या कुछ माहौल परिवार का है। दोनों भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं एक ही फ्रेम में, और बहुत सारी विषयों पे इनसे जुड़ी हुई बात हुई कि कैसे इन्होंने पढ़ाई बाहर की और अभी ये राजनीति को लेकर क्या कुछ जो है अपना एक परसेप्शन बनाए हुए हैं, राजनीति में उतरना है या नहीं, लेकिन बहुत साधारण लहजे में इन्होंने जवाब दिया। बहरहाल आप देख रहे थे मीडिया लैंड नेटवर्क, मैं था आपके साथ विक्की सिंह।